हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लाइव विद रौनक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे होंगे। तो दोस्तों, आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हम लाए हैं आपके लिए हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। यहाँ पे टॉप 100 क्वेश्चंस जो हैं वो आज हम कराने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको लास्ट तक जुड़े रहना है। सभी प्रश्न जो वो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसमें से जो कुछ हैं वो मैंने मिक्स क्वेश्चन कराए हैं और कुछ आपकी महत्वपूर्ण रचनाओं को लिया है। तो इसीलिए लास्ट तक जुड़े रहना है। और जो लोग जुड़ गए हैं जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो उसके बाद ही आप लोगों के पास कुछ समय है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। ये जो वीडियो है आपकी यूपी पुलिस, यूपीएसआई में और एसएससी जीडी सभी में आपकी हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की आज का ये वीडियो रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जुड़ जाइए। जो लोग भी हैं जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया है, जल्दी से आके यहाँ पे जुड़ जाइए। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। हिंदी की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। यहाँ पे हम लोग 100+ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। कितने 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें आपकी 50 तो महत्वपूर्ण रचनाएँ होंगी, ठीक है। 50 महत्वपूर्ण रचनाएँ को लिया है और 50 आपके मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, छात्र आज्ञा किस प्रकार के वर्ण हैं? संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या अंतस्थ व्यंजन? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। छात्र आज्ञा जो है वो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये होता क्या है, इन व्यंजनों की जो रचना है वो दो व्यंजनों के मिल से होती है, ठीक है। क्या है संयुक्त व्यंजन? इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है। इनकी रचना दो व्यंजनों के मेल से होती है। वो क्या कहलाते हैं? आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और कितने होते हैं? ये छा जो होता है ये किससे मिलके बना होता है? ये होता है आपका का प्लस शा, ठीक है। और यहाँ त्रा है आपका, तो ये आपका ता और प्लस रा से मिलके बना होता है। यहाँ पे आपका हो गया है ज्ञा, तो ज्ञा है जो आपका, ये आपका जा और प्लस यहाँ से मिलके बना होता है। एक होता है आपका श्रा, ये आपका होता है शा और प्लस रा। ये चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका राइट? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, शब्द गणना या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो यहाँ आपका राइट आंसर है, यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो रहा है। वर्णमाला क्या बोलते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को बोलते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अल्प प्राण क्या बोल रहा है यहाँ पे? निम्न में से अल्प प्राण कौन है? अल्प प्राण होता क्या है? जिनको बोलने में मुंह से हकार की ध्वनि नहीं निकलती है। और क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण, ठीक है। क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा और पांचवा वर्ग, मतलब ऑड नंबर यानी विषम नंबर, पहला, तीसरा और पांचवा। जैसे पहला होता है आपका का, तीसरा होता है गा, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, का और गा। अल्प प्राण जो है वो क्या हो जाएगा? आ और गा आपके अल्प प्राण होते हैं, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा वर्ण नासिक्य है? ए, बी, सी या डी? जल्दी से बताइए यहाँ आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन सा वर्ण नासिक्य है? तो नासिक्य जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है। यहाँ जो है ये आपका नासिक्य वर्ण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, जो जल्दी से लोग जुड़ गए हैं वो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यहाँ पे चा, छा, जा, झा, यहाँ है, ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? ये पूछा जा रहा है। चा, छा, जा, झा, यहाँ जो है ध्वनियाँ ये क्या कहलाती हैं? कंठे, मूर्धन्य, तालव्य, दंतोस्त? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो रहा है, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी है, तालव्य, ठीक है। तालव्य आपका राइट आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आंसर आ रहा है सी, सही है। वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? जल्दी से कमेंट करिए, वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 11, 45, 33 या 50? यहाँ पे वर्णमाला की कुल संख्या पूछी गई है। जल्दी से बताइए वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? क्या होगा यहाँ पे? तो वर्णमाला में कुल जो व्यंजन होते हैं वो होते हैं आपके 33। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन है था, खा, चा और हा। निम्न में से घोष वर्ण कौन से हैं? ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्या होगा इसका राइट आंसर?
घोष वर्ण, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, घोष वर्ण। तो घोष वर्ण जो आपको बता दें हर वर्ग का होता है, घोष वर्ण हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, और क्या होता है, जिसको पढ़ने में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो आपका घोष वर्ण कहलाता है। हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हा। हा आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। घोष वर्ण कौन सा है यहाँ पे, हा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, प्रश्न नंबर 8 है आपका, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं, 6, 4 या 7 या 2। तो यहाँ बात हो रही है मूल स्वर की। तो मूल स्वर जो होते हैं वो हिंदी वर्णमाला में 4 होते हैं, ठीक है। 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आ, ई, उ और रे, ठीक है। ये 4 स्वर जो हैं वो मूल स्वर कहलाते हैं हिंदी वर्णमाला के। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ, अघोष वर्ण कौन सा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, अघोष वर्ण। अघोष वर्ण हर वर्ग का क्या कहलाते हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन। हर वर्ग का, जैसे का वर्ग हो गया, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, इन सभी का पहला और दूसरा व्यंजन। तो यहाँ आपके ऑप्शन के हिसाब से क्या है, कौन सा होगा, हर वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा, सी, ए, बी, सी या डी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, सा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका अनुस्वार, ऑप्शन नंबर बी है अयोगवाह, ऑप्शन नंबर सी है अंतस्था, ऑप्शन नंबर डी है अकारांत। प्रश्न नंबर 10 यहाँ पे क्या पूछ रहा है, शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं। अनुस्वार, अयोगवाह, अंतस्था, अकारांत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट हो जाएगा। शब्दों के अंत में जिसमें आ जाता है वो क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी है आपका अकारांत, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। तो अभी भी बताया था आपको कि जिनकी रचना 2 व्यंजनों के मेल से होती है वो आपके संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका या, रा, ला, वा, ऑप्शन नंबर बी है शा, सा, सा, हा, ऑप्शन नंबर सी है छात्रा, ज्ञा, ऑप्शन नंबर डी है आपका पा, फा, बा, भा। तो यहाँ जो राइट आंसर हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छात्रा, ज्ञा, ठीक है। क्या है आपका राइट आंसर, छात्रा, ज्ञा, ये आपके संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, जल्दी जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो लोग देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, बिना अवरोध के उच्चरित होने वाले वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। जिनको उच्चरित करने में किसी भी प्रकार की मूल या स्वर की आवश्यकता नहीं होती है, तो वहाँ कौन से वर्ण होते हैं, घोष, स्पर्श, स्वर या व्यंजन। तो यहाँ जो राइट आंसर होने वाला है, बिना अवरोध के उच्चरित होने वाले वर्ण जो हैं वो कहलाते हैं आपके ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, स्वर कहलाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, व्यंजन की परिभाषा है, दीर्घ स्वर वाले वर्ण, स्वर की सहायता से बोले जाने वर्ण, बिना किसी की सहायता से बोले जाने वर्ण या बिना अवरोध के बोले जाने वाले वर्ण। तो व्यंजन होते हैं आपकी जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। क्या होता है वर्ण, व्यंजन की परिभाषा, जो शब्द स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, जो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं वो कहलाते हैं व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे, वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है वर्ण की मात्राएं, वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय, ध्वनि का क्या है, ध्वनि का परिमाण या वर्णों का क्रम। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी यहाँ पे क्या राइट होगा, वर्णमाला में मात्रा का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आपका वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय जो होता है वो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है, ठीक है। वर्ण के उच्चारण में लगने वाला समय वर्णमाला में मात्रा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में अयोगवाह किसे कहा गया है। अयोगवाह, ठीक है, अयोगवाह जो है वो किसे कहा गया है ये पूछा है। संयुक्त व्यंजन, विसर्ग, घोष या महाप्राण। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पे विसर्ग को अयोगवाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है, विसर्ग को अयोगवाह बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। ऑप्शन नंबर 50, ऑप्शन नंबर बी है 51, ऑप्शन नंबर सी है 52, ऑप्शन नंबर डी है आपका 53। तो यहाँ जो राइट आंसर हो रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 52। हिंदी में मूलतः वर्णों की जो संख्या है वो है आपकी 52, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या है राइट यहाँ पे आपका सी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, प्लुत वर्ण कौन से हैं। क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे, प्लुत वर्ण, का, खा, ओम या घा। तो प्लुत वर्ण वो होते हैं जिनको उच्चारण करने में दुगना समय लगता है, ठीक है, जिनके उच्चारण में
जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। तो यहाँ पे 3 गुना समय क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपका है ओम, मतलब ओ ए मो, ऐसे पढ़ेंगे इसे ओम। तो यहाँ पे कितना समय लग रहा है? तिगुना समय लगता है, जिनके उच्चारण में वो कहलाते हैं आपके प्लुत वर्ण। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लोग जुड़े हैं वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए जल्दी जल्दी, जैसे और लोग जुड़ सके। यहाँ टॉप 100 हिंदी के क्वेश्चन लाइव चल रहे हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई सभी में काम आने वाले हैं। तो यहाँ 18 नंबर प्रश्न है आपका, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे क्या बोलते हैं? यह प्रश्न है यहाँ पे, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर, दीर्घ स्वर, हस्त स्वर या स्वर तंत्र? तो यहाँ राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घ स्वर। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वो आपके दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट रहने वाला है यहाँ पे, शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन विराम अवस्था को क्या कहते हैं? क्या है? शब्दों और वाक्यों के उच्चारण क्रम में अल्पकालीन विराम अवस्था को क्या कहते हैं? बालाघात, स्वराघात, अनुदान या संगम? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, संगम कहते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? प्रश्न नंबर 20 है आपका, उच्चरित ध्वनि की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? महाप्राण, अल्पप्राण, अनुतान या तालव्य? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से करिए कमेंट, क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, जल्दी बताइए क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर? क्या बोलते हैं? उच्चरित ध्वनियों की स्वर लहरियों में उतार चढ़ाव, तो ये आपका कहलाता है अनुतान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, अनुतान कहलाता है। अगला प्रश्न आने वाला है, ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? ऑप्शन है ए शब्द, बी भाषा, सी वाक्य या डी शब्द? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए जिसको भी पता है। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? शब्द, भाषा, वाक्य या शब्द? जल्दी से बताइए, ध्वनि जो है वो किसकी लघुत्तम इकाई है? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कमेंट करिए जल्दी से, कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर बी है, ध्वनि जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? क्या है यहाँ पे पूछ रहा है, लघुत्तम वाग ध्वनि को क्या कहते हैं? स्वर, व्यंजन, वाक्य या वर्ण? तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, लघुत्तम वाग ध्वनि आपकी वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इनमें से कौन स्पर्श व्यंजन है? ठीक है, स्पर्श व्यंजन पूछ रहा है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग या ये सभी? तो स्पर्श व्यंजन आपके हो जाएंगे ये सभी, कि का वर्ग से लेके ता वर्ग, यानी स्पर्श व्यंजन की आपकी संख्या होती है 25। ठीक है, का वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, टा वर्ग, ये सभी क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। तो 25 आपके स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण क्या कहलाते हैं? तालव्य, कंठन, मूर्धन या दंतन? तो राइट आंसर है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से का वर्ग के सभी वर्ण जो हैं वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंठय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कंठय कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 30, 25, 40 या 50? तो स्पर्श व्यंजन की संख्या जो होती है वो होती है आपकी ऑप्शन नंबर बी 25। ठीक है, कितनी होती है स्पर्श व्यंजन की संख्या? 25 आपकी स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे कुछ प्रश्न जो हैं वो संज्ञा से लिए गए हैं। तो प्रश्न नंबर 26 है आपका, कुंज में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? कुंज, कुंज एक शब्द दिया गया है, इसमें संज्ञा शब्द का भेद बताना है। जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो वाचक समूहवाचक, भाववाचक या जातिवाचक? तो कोयला जो है क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोयला शब्द में कोयला में संज्ञा शब्द का भेद आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्या होगा? कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? कमेंट करिए जिसको भी पता है। कोयला ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, ए, बी, सी या डी? जिसको भी पता है जल्दी से बताइए, कोयला शब्द में कौन सी संज्ञा होती है? जल्दी से कमेंट करिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जो लोग नए जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो जुड़ सकें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आ रहा है जातिवाचक। ठीक है, कोयला आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे, सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताना है।
समूहवाचक है, जातिवाचक है, द्रव्यवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? तो सोना चांदी में संज्ञा शब्द है आपका द्रव्यवाचक। ठीक है, सोना चांदी क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा आती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न लेने वाला है यहाँ पे, सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताना है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? तो सुंदरता जो है वो एक भाव दर्शाती है। ठीक है, सुंदरता में भाव उत्पन्न हो रहा है, तो सुंदरता जो है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? शिक्षक, विद्यार्थी, मंत्री या महेंद्र? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो आपकी विद्यार्थी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, बचपन, मित्रता, अहंकार, देवत्व, इन शब्दों में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या जातिवाचक? तो बचपन, मित्रता, अहंकार और देवत्व, इन शब्दों में जो संज्ञा होती है वो होती है आपकी भाववाचक। ठीक है, बचपन का भाव आएगा, मित्रता का भाव आएगा, अहंकार का भाव आएगा, तो इन सब में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक आपका राइट आंसर हो रहा है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं ली गई हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम में एक्सपेक्टेड है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। प्रश्न नंबर 32 है आपका, रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? ठीक है, ऑप्शन है केशवदास, हरिओम, नंददास या चंद्रवरदाई? तो यहाँ राइट आंसर हो रहा है, रास पंचाध्यायी जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी नंददास की रचना है। किसकी रचना है? नंददास की रचना है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है आपका, पद्मावती किसकी रचना है? पद्मावती नहीं, यहाँ पे पद्मावत होगा। ठीक है, पद्मावत जो है वो किसकी रचना है? जायसी, केशवदास, तुलसीदास या नाभादास? तो यहाँ राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, मलिक मोहम्मद जायसी। क्या नाम है इनका? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य है। क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया पद्मावत जो एक महाकाव्य है। इसकी रचना किस भाषा में की गई है ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसकी रचना अवधी भाषा में की गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट है, बेताल पच्चीसी किसकी रचना है? हरीशचंद्र, दयानंद सरस्वती, प्रेमचंद या सूरत मिश्रा? तो यहाँ राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, सूरत मिश्रा। ठीक है, बेताल पच्चीसी जो है वो ऑप्शन नंबर डी सूरत मिश्रा की रचना है। नेक्स्ट है, कमायनी किस विधा में रचित है? एकांकी, उपन्यास, खंडकाव्य या महाकाव्य? तो कमायनी जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर डी है, क्या है? महाकाव्य है। कमायनी किस विधा में? महाकाव्य है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक महाकाव्य है कमायनी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, कर्म भूमि पुस्तक के लेखक कौन है? चतुर्सेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ला? तो यहाँ राइट आंसर है, कर्म भूमि जो है ये आपकी ऑप्शन नंबर सी प्रेमचंद की रचना है। ठीक है, कर्म भूमि जो है वो प्रेमचंद की रचना है। नेक्स्ट है, यामा के लेखक कौन है? यामा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये अभी जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें आई थी ये यामा रचना। तो ये पूछे इसके लेखक कौन है? प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? तो ऑप्शन नंबर सी है राइट आपका, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा आपके यामा के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है? राजेंद्र यादव, दुर्गा प्रसाद शुक्ला, नडाल पांडे या राजेंद्र अवस्थी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो रहा है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक जो है वो है आपके ऑप्शन नंबर डी राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, कौन है? राजेंद्र अवस्थी आपके हिंदी पत्रिका कादम्बनी की संपादक हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पर, राग दरबारी की रचनाकार हैं शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल या राही मासूम रजा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो रहा है श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, श्रीलाल शुक्ल जो है वो राग दरबारी के रचनाकार हैं। कौन है? श्रीलाल शुक्ल जो है वो आपके राग दरबारी के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है। अगला प्रश्न है आपका, वापसी किस विधा में रचित है? यात्राव्रत, संस्मरण, कहानी या आत्मकथा? तो वापसी जो है वो आपकी ऑप्शन नंबर सी राइट है, यहाँ पर कहानी है। ठीक है, वापसी जो है वो किस विधा में रचित है? कहानी है, उषा प्रियंवदा जी की। किसकी है? उषा प्रियंवदा जी द्वारा रचित कहानी जो है वो आपकी वापसी है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, चांद का मुंह टेढ़ा, इस रचनाकार का नाम बताइए। इंपॉर्टेंट रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए किसकी है ये चांद का मुंह टेढ़ा। हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन अगे, केदारनाथ या गजानन माधव मुक्तिबोध? कमेंट करिए ABCD, क्या होगा इसका राइट आंसर? चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ABC या D? तो यहाँ जो राइट आंसर हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्तिबोध। इसकी रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनय पत्रिका के कवि या लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? विनय पत्रिका के कवि या लेखक कौन है?
सूरदास, तुलसीदास, कबीर या बिहारी? जल्दी से बताइए कौन हो जाएंगे विनय पत्रिका की रचनाकार। विनय पत्रिका किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, ऑप्शन नंबर सी है कबीर और ऑप्शन नंबर बी है बिहारी। जल्दी से कमेंट करिए अगर आपको पता है किसी को कि विनय पत्रिका जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बार बार बोल रही हूँ, ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है तुलसीदास, कबीर या बिहारी। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास द्वारा रचित है विनय पत्रिका। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास द्वारा रचित है विनय पत्रिका आपकी। नेक्स्ट प्रश्न रहने वाला है, इंदुमती कहानी किसकी लिखी हुई है? बंग महिला, किशोरीलाल गोस्वामी, मास्टर भगवान दास, रामचंद्र शुक्ला। जल्दी से बताइए इंदुमती जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है बंग महिला, ऑप्शन बी किशोरीलाल गोस्वामी, ऑप्शन सी मास्टर भगवान दास, ऑप्शन डी है रामचंद्र शुक्ला। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है इंदुमती की कहानी। ठीक है, किसके द्वारा? किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित है इंदुमती की कहानी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, पानवाला किसकी कहानी है? सुमित्रा नंदन पंत, निराला, विष्णु प्रभाकर या प्रेमचंद्र? ठीक है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? पानवाला किसकी कहानी है? पानवाला एक कहानी है, ये किसके द्वारा रचित है? सुमित्रानंदन पंत, निराला, विष्णु प्रभाकर या प्रेमचंद? तो यहाँ राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित है आपकी ये पानवाला नामक कहानी। ठीक है, क्या है, किसके द्वारा रचित है? पानवाला जो कहानी है ये आपकी, सॉरी विष्णु प्रभाकर नहीं है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुई है, यहाँ पे विष्णु प्रभाकर के द्वारा रचित नहीं है, ये है आपके सुमित्रानंदन पंत के द्वारा। ठीक है, कौन है? ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखी गई है आपकी ये पानवाला नामक कहानी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? परीक्षा गुरु आपका उपन्यास है, क्या है? परीक्षा गुरु आपका उपन्यास है एक, और ये हिंदी साहित्य का प्रथम उपन्यास के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके लेखक आपसे पूछा जा रहा है, लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास या अंबिका दत्त व्यास? जल्दी से बताइए परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास या अंबिका दत्त व्यास? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ गया है, बिल्कुल सही है, लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास द्वारा परीक्षा गुरु आपका लिखे गई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है, नहुस नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? नहुस जो नाटक है उसके रचनाकार का नाम पूछ रहा है यहाँ पे। महाराज विश्वनाथ सिंह, गोपाल राम गहमरी, बाबू गोपाल चंद्र, ठाकुर जगमोहन सिंह। ठीक है, यहाँ पे नीतीश जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। सुमन जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। तो जो लोग नए जुड़े हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए। यहाँ पे हिंदी के आज 100+ क्वेश्चन चल रहे हैं। तो नहुस नाटक के रचनाकार का नाम आपको बताना है, महाराज विश्वनाथ सिंह, गोपाल राम गहमरी, बाबू गोपाल चंद्र या ठाकुर जगमोहन सिंह? जल्दी से कमेंट करिए ऑप्शन ए बी सी, क्या होगा इसका राइट आंसर? किसके द्वारा नहुस नाटक जो है वो लिखा गया है, क्या होगा? तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? किसी को पता है तो जल्दी से कमेंट करिए। नहुस नाटक जो है वो आपका लिखा गया है बापू गोपाल चंद्र गिरधर दास के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अंधा युग, इंपॉर्टेंट रचना है। ठीक है, हो सकता है आपका नेक्स्ट एग्जाम जो हो उसमें ये रचना पूछ दी जाए, इसलिए आपको पता होनी चाहिए अंधा युग किसकी रचना है। लक्ष्मी नारायण लाल, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती या सुरेंद्र वर्मा? तो ऑप्शन नंबर डी आप सी जो है वो आपका राइट है, धर्मवीर भारती की रचना है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर आ गया है मेरे पास सुमन के द्वारा, बिल्कुल सही है, धर्मवीर भारती आपका राइट आंसर है। ठीक है, अंधा युग जो है वो धर्मवीर भारती की रचना है। नेक्स्ट है आपका, चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? क्या पूछ रहा है यहाँ पे? चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, कमलेश्वर, मोहन राकेश, मनोहर श्याम जोशी? जल्दी जल्दी बताइए चीफ की दावत कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, कमलेश्वर, मोहन राकेश, मनोहर श्याम जोशी? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो चीफ की दावत जो है वो ऑप्शन नंबर ए है, भीष्म साहनी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है, भीष्म साहनी द्वारा चीफ की दावत नामक कहानी जो है वो लिखी गई है। अगला प्रश्न रहने वाला है, उखड़े हुए लोग उपन्यास के लेखक पूछा रहा है यहाँ पे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे? उखड़े हुए लोग, राही, मासूम रजा, अमरकांत, शेखर जोशी या राजेंद्र यादव? क्या होगा यहाँ पे? क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? उखड़े हुए लोग ये जो है उपन्यास है एक, इसके द्वारा लिखा गया है। राही, मासूम रजा ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है अमरकांत, ऑप्शन नंबर सी है राजेंद्र जोशी, सॉरी शेखर जोशी, ऑप्शन नंबर डी है राजेंद्र यादव? जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उखड़े हुए लोग नामक उपन्यास जो है वो डी राजेंद्र यादव के नाम से लिखा गया। ठीक है, किसके द्वारा लिखा है? राजेंद्र यादव के द्वारा उखड़े हुए लोग नामक उपन्यास लिखा गया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पर, ताप के ताए हुए दिन के रचनाकार क्या होंगे, कौन होंगे? ठीक है, क्या है? ताप के ताए हुए दिन, सभी रचनाएं जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं।
ताप के ताए हुए दिन, केदारनाथ सिंह, शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन या राजेश जोशी, किसके द्वारा लिखा गया है ताप के ताए हुए दिन? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? तो यहाँ जो राइट आंसर बन रहा है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोचन। ठीक है, ताप के ताए हुए दिन जो है वो त्रिलोचन द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है कुकुरमुत्ता, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट लिख रही हूँ इस सभी के आप लिख लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये आ सकता है, कई बार एग्जाम में आया भी है ये। कुकुरमुत्ता किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हीरानंद, सुमित्रानंद पंत या महादेवी वर्मा? जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। कुकुरमुत्ता जो है वो किसकी रचना है? ए, बी, सी या डी? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आ रहा है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, किसकी रचना है? कुकुरमुत्ता जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है? सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है कौन सी? कुकुरमुत्ता आपकी रचना। नेक्स्ट है नागमती का वर्णन है अखरावट में, पद्मावत में, सूरसागर में या मृगावती में? क्या है? नागमती का वर्णन है अखरावट में, पद्मावत में, सूरसागर में या मृगावती में? तो यहाँ जो राइट आंसर हो रहा है वो हो जाएगा नागमती का वर्णन जो है ये आपको पद्मावत में देखने को मिलता है। और पद्मावत जो है वो मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत जो है वो आपकी मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है और इस महाकाव्य में नागमती का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है तुलसीदास किसकी रचना है? क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे? तुलसीदास जो है वो किसकी रचना है? शंकर प्रसाद, निराला, तुलसीदास या नागार्जुन? ऑप्शन ए, बी, सी। यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई है तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जो रचना है ये आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है मृगावती के रचनाकार हैं। क्या पूछ रहा है? मृगावती, मृगावती के रचनाकार कौन है? ईश्वरदास, मुल्ला दाऊद, कुतुबन या जायसी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर? जल्दी से बताइए। मृगावती, ऑप्शन नंबर ए है आपका ईश्वरदास, ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पे मुल्ला दाऊद, ऑप्शन नंबर सी है कुतुबन, ऑप्शन नंबर डी है जायसी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबन। कुतुबन जो है वो आपके मृगावती के रचनाकार हैं। यहाँ पे वन से जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जो लोग नए जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है नरपति नाल ने किसकी रचना की थी? बीशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, कीर्ति पताका या हमीर रासो? क्या पूछ रहा है? नरपति नाल ने किसकी रचना की थी? ऑप्शन नंबर ए है बी, बीशल देव रासो, ऑप्शन नंबर बी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सी है कीर्ति पताका और ऑप्शन नंबर डी है हमीर रासो। जल्दी से कमेंट करिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? क्या राइट इसका आंसर होगा? कमेंट करिए जल्दी जल्दी। नरपति नाल ने किसकी रचना की थी? तो यहाँ राइट आंसर हो रहा है आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, बीसल देव रासो। नरपति नाल जो है वो बीशल देव रासो द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है आपका इंसा अल्लाह खां की रचना है। बैताल पचीसी, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या इश्तिहारनामा? किसके द्वारा लिखी गई है? ये इंसा अल्लाह खां की रचना जो पूछ रहे हैं, इंसा अल्लाह खां ने किसकी रचना की है? बैताल पचीसी, नासिकेतोपाख्यान, रानी केतकी की कहानी या इश्तिहारनामा? तो यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रानी केतकी की कहानी। ठीक है, इंसा अल्लाह खां जो है वो किसकी कहानी है? रानी केतकी की कहानी लिखी गई है इंसा अल्लाह खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है प्रेम वाटिका किसकी रचना है? क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? प्रेम वाटिका जो है वो किसकी रचना है? ऑप्शन ए है रसखान, बोधा, वल्लभाचार्य या मीरा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मेरे पास आंसर। प्रेम वाटिका जो है वो रसखान की रचना है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे रसिक प्रिया के रचनाकार हैं। रसिक प्रिया के रचनाकार यहाँ पे पूछ रहा है। 58 क्वेश्चन पे हम आ गए हैं और लगभग 42 क्वेश्चन यहाँ पे अभी कंप्लीट करने बाकी हैं, इसलिए लास्ट तक जुड़े रहिएगा। सभी क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रसिक प्रिया के रचनाकार केशवदास, बिहारी, मतीराम या बोधा? जल्दी जल्दी बताइए रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? केशवदास, बिहारी, मतीराम या बोधा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा रसिक प्रिया के रचनाकार जो हैं वो हैं आपके केशवदास। ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न रहने वाला सेवा सदन किसका उपन्यास है? इंपॉर्टेंट उपन्यास है सेवा सदन। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सेवा सदन। ऑप्शन नंबर ए है राजेंद्र यादव, ऑप्शन नंबर बी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन नंबर सी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर डी भारत भूषण। तो यहाँ पर सभी ने ऑप्शन नंबर बी दिया है, बिल्कुल सही है। प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है सेवा सदन। इनका अन्य उपन्यास है गोदान, गबन, नमक का दरोगा,
नमक का दरोगा, ये इनके अन्य उपन्यास हैं। इनसे जुड़ा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्रेमचंद से कि इनका अधूरे उपन्यास का नाम क्या है। इनके द्वारा जो उपन्यास अधूरा छूट गया था उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र जो उपन्यास था जो उनके द्वारा लिखा गया था, जो अधूरा छूट गया था, उसके बाद इनके बेटे ने ये उपन्यास जो है वो पूरा किया था। नेक्स्ट है वैराग्य संदीपनी किसकी रचना है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, वैराग्य संदीपनी जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम या कबीर। जल्दी से बताइए, वैराग्य संदीपनी जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन ए है तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम या क्या बोला है, ऑप्शन नंबर डी कबीर। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए किसी को पता है वैराग्य संदीपनी। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यहाँ राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास की द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है, तुलसीदास द्वारा रचित है आपकी वैराग्य संदीपनी। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कामायनी किसकी रचना है। जायसी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। क्या पूछा यहाँ पे, जायसी जो है वो किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए है, सॉरी, कामायनी जो है वो किसकी रचना है। जायसी, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो यहाँ जो राइट आंसर हो रहा है वो हो जाएगा कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पे, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। ध्रुव स्वामिनी इंपॉर्टेंट नाटक है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। PYQ है ये। ठीक है, PYQ इसलिए क्योंकि ये जो है यूपी पुलिस और UPSI के प्रीवियस ईयर में आ चुका है ध्रुव स्वामिनी नाटक। जयशंकर प्रसाद, जानकी वल्लभ शास्त्री, चतुर्सेन शास्त्री या भारतेंदु हरीशचंद्र। जल्दी से बताइए ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है। तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट हो रहा है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, ध्रुव स्वामिनी जो है वो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके साथ ही जयशंकर प्रसाद की और पूछी जाती है तितली। ठीक है, तितली और पूछ ली जाती है यहाँ पे, और कंकाल। तितली, कंकाल, इरावती, अजातशत्रु, इनकी ये कुछ प्रमुख रचना है। एक है इनकी जन्मेजय का नागयज्ञ, जन्मेजय का नागयज्ञ। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे इंपॉर्टेंट पूछ ली जाती है। ये सारी रचनाएं जो है वो जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है चित्रलेखा के लेखक कौन है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, चित्रलेखा के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी है यशपाल, ऑप्शन सी है प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी है भगवती चरण वर्मा। जल्दी से बताइए चित्रलेखा के रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर ए है सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी है यशपाल, ऑप्शन नंबर सी है प्रेमचंद वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है भक्ति चरण वर्मा। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई है चित्रलेखा। ठीक है, चित्रलेखा किसके द्वारा लिखी गई है, भगवती चरण वर्मा के द्वारा चित्रलेखा नामक लिखी गई है रचना। अगला है हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है। ये जो है बहुत ही इजी क्वेश्चन है और सभी को इसका आंसर पता होना चाहिए, इसलिए सभी लोग कमेंट करिए जल्दी से। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम हो जाएगा। नागरी प्रचारणी पत्रिका, सरस्वती, उद्दंत मार्दंत या सम्मेलन पत्रिका। क्या होगा इसका राइट आंसर, ए, बी, सी या डी। जल्दी से कमेंट करिए क्या होगा। तो यहाँ पे सी आंसर जो है उद्दंत मार्दंत, वो आपका राइट आंसर है। ठीक है, उद्दंत मार्तंड आपका राइट आंसर है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम आपका उद्दंत मार्तंड है। ठीक है, चले पे अगला है चंद्रकांता के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। चंद्रकांता के लेखक कौन है। श्रीलाल गोस्वामी, देवकी नंदन खत्री, गंगा प्रसाद गुप्त या प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी कमेंट करिए। चंद्रकांता के लेखक कौन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। तो यहाँ जो राइट आंसर हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई है चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता रचना जो है ये देवकी नंदन खत्री के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट है आपका पुनर्नवा के लेखक कौन है। अमृतलाल नागर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या जैनेन्द्र। जल्दी से बताइए पुनर्नवा जो है इसके लेखक कौन है। अमृतलाल नागर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यशपाल या जैनेन्द्र। तो यहाँ राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये रचना लिखी गई है। इनकी अन्य रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कुटज, कुटज भी कई बार पूछी गई है, और अशोक के फूल, अशोक के फूल, कुटज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इसके साथ ही बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ये भी कई बार आपसे पूछी गई है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। पुनर्नवा जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है अम्बपाली नेत्रदान नाटक किसके द्वारा लिखित है। अम्बपाली और नेत्रदान नाटक जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है। मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, रामवच्छ बेनीपुरी या श्रीलाल शुक्ल। ठीक है, क्या पूछा यहाँ पे,
क्या दो नाटक के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। एक है आपका आम्रपाली, एक है नेत्रदान। ये नाटक किसके द्वारा लिखे गए हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन में है मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, रामवत्स बेनीपुरी या श्रीलाल शुक्ल। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ आपका ये जो नाटक है वॉइस आपके क्लियर है। यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखे गए हैं आम्रपाली और नेत्रदान नाटक। ठीक है, आधे अधूरे नाटक के लेखक आपसे यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, आधे अधूरे नामक जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश, रामकुमार वर्मा या उदय शंकर भट्ट। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है या आधे अधूरे लेखक। ऑप्शन नंबर ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी है मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर सी है आपका रामकुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर डी है उदय शंकर भट्ट। ठीक है, तो इसका कमेंट करिए जल्दी जल्दी किसके द्वारा आधे अधूरे नामक नाटक जो लिखा गया है। और जल्दी से जो लोग नए जुड़े हैं, जल्दी से आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जल्दी जल्दी। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें। यहाँ पे 100+ क्वेश्चन हिंदी के आज कराने वाले हैं हम, जो कि आपकी यूपी पुलिस के जो री एग्ज़ाम होगा उसमें और यूपीएसआई की जो वैकेंसी आएगी उन सभी में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यहाँ पर क्या होगा, हेल्पफुल साबित होगा ये वीडियो, इसलिए आपको अंत तक देखना है। तो यहाँ पर आधे अधूरे नाटक के लेखक आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है बाण भट्ट की कथा आत्मकथा के लेखक कौन है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, दयानंद सरस्वती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदालाल वर्मा या प्रेमचंद्र। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो रहा है बाण भट्ट की आत्मकथा जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पे नीलू जुड़ी हैं, स्वागत है आपका बहुत बहुत। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बताया हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है यहाँ पे, आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ वीडियो को लाइक भी करते चलिए। प्रश्न नंबर 70 है आपका, तितली और कंकाल के लेखक कौन है। इंपॉर्टेंट है ये, अभी मैंने बताया था आपको, तितली और कंकाल के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए है जिनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, भगवती चरण वर्मा या फर्निशर नाथ रेणु। तो यहाँ पे सभी का, नीलू, सुमन, वंश, सभी का आंसर यहाँ पे बी आ गया है, सभी ने सही बताया। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं हैं ये तितली और कंकाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रचना फर्निशर नाथ रेणु की है। जल्दी से कमेंट करिए, इनमें से कौन सी रचना जो है वो फर्निशर नाथ रेणु की है। राम रहीम, परीक्षा गुरु, मैला आंचल या देहाती दुनिया। यहाँ पे अमित कुमार जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो यहाँ फर्निशर नाथ रेणु की जो रचना है वो है आपका मैला आंचल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, सभी का आया यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी मैला आंचल जो है वो फर्निशर नाथ रेणु की रचना है। ठीक है, नीलू जी का आंसर बिल्कुल सही है, सी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वह क्या कहलाते हैं। जल्दी से कमेंट करिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं। क्रिया, विशेषण, लिंग या अवयव। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या कहलाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी आपका आ गया है, विशेषण। ठीक है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 4, 5, 7 या 8। जल्दी कमेंट करिए, विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 4, ऑप्शन नंबर बी है 5, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्या है 7, ऑप्शन नंबर डी है आपका 8। तो जल्दी कमेंट करिए, और विशेषण के कितने भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ रहा है वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 4 भेद होते हैं, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। एक होता है आपका संख्यावाचक, कौन कौन से होते हैं ये भी बता दो। एक होता है आपका संख्यावाचक विशेषण, एक होता है परिमाणवाचक। ठीक है, एक होता है परिमाणवाचक, एक होता है गुणवाचक और एक होता है आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये 4 विशेषण के भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है। जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है आपका काला, ऑप्शन नंबर बी है लंबा, ऑप्शन नंबर सी है 50, ऑप्शन नंबर डी है आपका युवा। क्या होगा इसका राइट आंसर। जो लोग भी जुड़े हैं जल्दी जल्दी कमेंट करिए, बताइए इनमें से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, काला, लंबा, 50 या युवा। क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा।
कमेंट आनी चाहिए सभी के। जो लोग नए जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक सभी जगह शेयर कर दीजिए। यहाँ आपको हिंदी के 100+ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो यहाँ पे नीलू जी का आंसर सबसे पहले आया है, ऑप्शन नंबर सी बता रही हैं 50, बिल्कुल सही है। अमित कुमार जी आंसर बताया जा रहा है सी, वंश के द्वारा सी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है 50। 50 जो है ये क्या होगा, ये आपका विशेषण गुणवाचक नहीं होगा क्योंकि ये कोई गुण नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे आपका संख्यावाचक होगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, इनमें से कालबोधक विशेषण कौन सा है? क्या बोला है यहाँ पे, कालबोधक विशेषण कौन सा है? गीला, पतला, पुराना या भला? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका आंसर? कालबोधक विशेषण कौन सा है? यहाँ पे सबसे पहले आंसर सी आया है सुमन जी का, पुराना। तो आपका यहाँ पर ये राइट आंसर है सी। पुराना जो है ये आपका काल का क्या अर्थ होता है? मतलब समय बोधक, समय को बता रहा है। तो यहाँ पे ना तो गीला बता रहा है, ना पतला बता रहा है, ना भला। यहाँ पे पुराना जो है ये आपको समय को डिनोट कर रहा है, तो ये आपका काल बोधक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। सुमन, नीलू सी बता रही है, आप सभी का आंसर सही है। नेक्स्ट है, सार्वनामिक विशेषण कब आते हैं? क्या पूछा जा रहा है, सार्वनामिक विशेषण कब आते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा के पहले, संज्ञा के बाद, सर्वनाम के बाद या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। सर्वनामिक विशेषण ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो यहाँ राइट आता है संज्ञा और सर्वनाम के पहले प्रयुक्त होते हैं। क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम के पहले, यानी संज्ञा के पहले आते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सार्वनामिक विशेषण जो होता है वो संज्ञा के पहले आते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये शब्द सर्वनाम विशेषण दोनों हैं यदि ये क्रिया के पहले प्रयुक्त हो और सर्वनाम और संज्ञा के पहले प्रयुक्त हो। क्या होता है, क्रिया के पहले प्रयुक्त हो तो सर्वनाम और संज्ञा के पहले प्रयुक्त होते हैं, तो वहाँ को क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे उदाहरण के लिए, यह फूल देखो, यह फूल देखो, ये संज्ञा है ना, संज्ञा के पहले यह आ गया। जैसे क्या है, यह फूल देखो। ठीक है, ये उदाहरण इसका, यह फूल देखो। इसमें यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है और फूल जो है ये आपकी संज्ञा हो गई, तो संज्ञा से पहले आ गया ना, तो ये हो गया आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? क्या पूछ रहा है यहाँ पे, विशेषण जो होते हैं वो किस शब्द की विशेषता बताते हैं? संज्ञा की, सर्वनाम की, संज्ञा और सर्वनाम की या कारक की? इसका आंसर मुझे सबसे चाहिए, इजी आंसर है, जल्दी जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, विशेषण जो है वो किस शब्द की विशेषता बताते हैं? जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सबसे पहले सुमन का आया है। और बताइए सभी लोग कमेंट करिए, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। नीलू का यहाँ पे आंसर आ गया है सी। तो यहाँ पे जो लोग भी सी आंसर बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है, संज्ञा और सर्वनाम की। ठीक है, विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो आपका क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वंश का भी आंसर यहाँ आ गया है। अगला है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह है, क्या है? जल्दी से बताइए, साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। यहाँ पे कुछ लोग जुड़े हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी करिए। यहाँ आपको समान हिंदी के 100+ क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए क्या कहलाता है वो? विशेषण, विशेष से प्रविशेषण या विधेय? जल्दी बताइए, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। क्या हो जाएगा, जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए है विशेषण, विशेष से प्रविशेषण या विधेय। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। ऑप्शन नंबर बी मेरे पास आ ही गया है, विशेष कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वो विशेष कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे लड़का लंबा है। ठीक है, क्या है, लड़का लंबा है, मतलब ये लड़के की विशेषता बताई जा रही है ना कि वो क्या है, लंबा है। ठीक है, जैसे कलम लाल है। ठीक है, तो कलम जो है ये क्या हो गई, विशेष हो गई है, विशेष, क्योंकि विशेषता इसी की बताई जा रही है ना, कलम की कि वो लाल है। लड़का क्या हो गया, विशेष हो गया क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है ना कि क्या है, बाल है, यहाँ सॉरी लंबा है। तो यहाँ पे आपका बी सभी का आंसर आ गया है। नीलू, वंश, सुमन, अमित सभी ने सही आंसर दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग जो है वो विशेषण के रूप में हुआ है? प्रश्न नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर ए है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर आओ, अच्छा है वह अभी आए हैं। तो जल्दी बताइए क्या है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी अमित कुमार का आया है, वंश का, सुमन का भी यहाँ पे भी आ रहा है। तो यह स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पर अच्छा शब्द का प्रयोग जो है वो विशेषण के रूप में हुआ है क्योंकि यहाँ स्थान की विशेषता बता रहा है कि वह बहुत अच्छा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका
सभी का आंसर सही आया है। ठीक है, यहाँ पे सूर्या रावत जी जुड़े हैं, स्वागत है आपका। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और आप सभी को बताना चाहूँगी जो लोग नए जुड़े हैं, लुसेंट जीके की डोज डेली चलती है 9 PM पे। ठीक है, लुसेंट 9 PM लाइव जीके की डोज चलती है यहाँ पे। वहाँ पे अभी तक हमने 15 क्लासेस जो हैं वो डेली चला चुके हैं, जिनमें हिस्ट्री का पोर्शन जो कंप्लीट हो चुका है, और अब हम वहाँ पे पॉलिटी जो है वो कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो आज पॉलिटी की वहाँ पे दूसरी क्लास होने वाली है, जहाँ पे संविधान के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। संविधान की महत्वपूर्ण अनुसूची व अनुच्छेद से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आज हम पढ़ेंगे। तो जो लोग अभी लाइव हैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप लुसेंट 9 PM जरूर आइएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छी क्लास है वहाँ पे। चलेंगे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है इत्यादि संधि का विच्छेद कीजिए। इत्यादि का संधि विच्छेद कीजिए, जल्दी बताइए। ऑप्शन है इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए इत्यादि का संधि विच्छेद। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इत्यादि, इत प्लस आदि, इति प्लस आदि, इत्य प्लस आदि, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर इत्यादि का संधि विच्छेद? जल्दी बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इत प्लस आदि, इत प्लस आदि, इत प्लस आदि, या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए है आपका इत प्लस आदि इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इति प्लस आदि। ठीक है, बी आंसर आ गया, इति प्लस आदि आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? ऑप्शन ए है गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, या अयादि संधि। जल्दी से बताइए, जल्दी से कमेंट करिए। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है? एक ही जाति के लघु और दीर्घ स्वरों को मिलाकर दीर्घ होना किस संधि का लक्षण है? जल्दी से कमेंट करिए आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर ए आ रहा है मेरे पास गुण संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि, या डी है आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे अयादि संधि। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर बी है आपका दीर्घ संधि। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है महेंद्र में कौन सी संधि होगी? जल्दी से कमेंट करिए, महेंद्र में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा इसमें? जल्दी से बताइए। महेंद्र जो शब्द आपको नजर आ रहा है उसमें कौन सी संधि होगी? महेंद्र का संधि विच्छेद होता है महा प्लस इंद्र। तो इसमें संधि विच्छेद बताइए कौन सी होगी? यड़ होगी, दीर्घ होगा, गुण होगा, या वृद्धि होगी? ऑप्शन ए, बी, सी। यहाँ पे नीलू जी का आंसर सी आ रहा है, सूर्या रावत जी का आंसर सी आ रहा है, अमित कुमार जी का सी आ रहा है। यहाँ पे आप सभी के आंसर जो है वो सही है, गुण संधि। ठीक है, महेंद्र में कौन सी संधि होती है? गुण संधि। आप सभी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। अगला प्रश्न है एक एक में कौन सी संधि है? ठीक है, क्या पूछ रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 83 पे हम पहुंच गए हैं। एक एक में कौन सी संधि है? वृद्धि, दीर्घ, गुण, या अयादि? जल्दी से कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। ए, बी, सी क्या होगा यहाँ पर? एक एक, एक प्लस एक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे अमित नीलू जी सी बता रही है, अमित कुमार जी भी बता रहे हैं। जल्दी बताइए एक एक में कौन सी संधि होगी? एक एक जो है शब्द है इसमें संधि कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर ए है वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी है दीर्घ, ऑप्शन नंबर सी है गुण, ऑप्शन नंबर डी है आपका अयादि। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा एक एक में होगी आपकी वृद्धि संधि। ठीक है, कौन सी संधि होगी? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, वृद्धि संधि एक एक में होती है। ठीक है, क्योंकि एक प्लस एक से बना है आपका एक एक। ठीक है, यहाँ पे आ प्लस आ बराबर ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ आ और ए के मेल से ए बना है। क्या? आ और ए के मेल से ए बना है, और आ का ए से ए में मेल होने पे ओ हो जाता है। तो यहाँ पे एक एक हो गया है, और एक एक जो है वो किसका है? वृद्धि संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट है जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद बताइए। जल्दी से कमेंट करिए, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा? जल्दी से बताइए। जग प्लस नाथ, जगन प्लस नाथ, या जगत प्लस नाथ, या जग प्लस नाथ? तो अमित कुमार जी सी बता रहे हैं, सुमन जी सी बता रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद। ए, बी, सी सभी लोग को कमेंट करना चाहिए। सभी लोग बताइए, सभी लोग बताइए। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी जिसने ही बताया है बिल्कुल सही है, जगत प्लस नाथ। क्या हो जाएगा? जगत प्लस नाथ। जगत प्लस नाथ होता है आपका जगन्नाथ। ठीक है, क्या होगा? और जगन्नाथ शब्द में ये भी बता दीजिए कौन सी संधि होती है? तो इसमें होती है आपकी व्यंजन संधि।
ठीक है, व्यंजन संधि होती है, क्या होता है, जगत प्लस नाथ। आपका यहाँ पर राइट आंसर है। अमित कुमार जी सी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है उज्ज्वल। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन जो है, कभी या तो इसकी क्या पूछ लिया जाता है, संधि पूछ ली जाती है, या तो इसका शब्दावली पूछ ली जाती है कि ये लिखा कैसे जाते हैं, या इसमें कौन सी संधि होती है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है। ठीक है, उज्ज्वल में कौन सी संधि है, स्वर, विसर्ग, व्यंजन या अयादि। जल्दी कमेंट करिए। उज्ज्वल शब्द जो होता है इसमें कौन सी संधि है, सभी का आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ रहा है, नीलू जी का, सुमन जी का, अमित कुमार जी का। यहाँ पे जिसने भी आंसर सी दिया है बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी व्यंजन आपका राइट है। ठीक है, उज्ज्वल में व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है उज्ज्वल में, उत प्लस ज्वल। कैसे बनाते हैं इसकी संधि को, उत प्लस ज्वल होता है आपका उज्ज्वल, और होती है कौन सी संधि, व्यंजन। ठीक है, जिसने भी सी बताया है सही आंसर है। अगला है भवन शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। क्या बताना है, भवन शब्द का संधि विच्छेद। ऑप्शन में है भा प्लस वन, भा प्लस अन, भौ प्लस अन या भौ प्लस अन। जल्दी से बताइए भवन का संधि विच्छेद। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या हो जाएगा, भवन का संधि विच्छेद। जल्दी से बताइए भवन का संधि विच्छेद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी अमित का आया है, सुमन जी का सी आया है, भौ प्लस अन। जल्दी से कमेंट करिए। नीलू जी भी सी बता रही हैं। तो जो जो लोग यहाँ पे सी बता रहे हैं वो सभी का आंसर सही है, भौ प्लस अन। भवन में जो होती है भौ प्लस अन है, और इसमें अयादि संधि लागू होती है। कौन सी संधि होती है, अयादि संधि। ठीक है, भौ प्लस अन आपका राइट आंसर है। और यहाँ पे 86 का सी अमित कुमार बता रहे हैं, वैस बिल्कुल सही है, वंश के द्वारा यहाँ सी। जिसने भी आंसर यहाँ पे सी दिया है सभी का सही है, भौ प्लस अन। भवन में भौ प्लस अन आपकी अयादि संधि होती है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है संधि का अर्थ है। संधि का क्या अर्थ होता है, दो अक्षरों का मेल, दो शब्दों को जोड़ना, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, या दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन। इसका आंसर तो सभी को पता होगा। जल्दी से बताइए संधि क्या होता है, जल्दी से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट करिए संधि का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए, दो शब्दों को जोड़ना, दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, या दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन। जल्दी बताइए क्या है संधि, दो अक्षरों के मेल से, दो अक्षरों का मेल होना, दो शब्दों को जोड़ना, या दो अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, या फिर दो अक्षरों के रूप में परिवर्तन। जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पे, नीलू जी का ए आ रहा है। यहाँ पे आपका क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे संधि होता है दो वर्णों के मेल से विकार होना। ठीक, दो अक्षरों का मेल होना सही है। और इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दो अक्षरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। दो अक्षरों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। नेक्स्ट है नायक में कौन सी संधि है। जल्दी कमेंट करिए, नायक में कौन सी संधि है, नायक में कौन सी संधि है, यड़, गुड़, अयादि या दीर्घ। जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी क्या होगा, नायक में कौन सी संधि है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका संधि विच्छेद होता है न प्लस अक, यड़, गुड़, अयादि या दीर्घ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट है। ठीक है, अयादि संधि होती है, नायक में अयादि संधि होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नायक में क्या होता है, नायक में अयादि स्वर संधि है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, अयादि संधि। ए प्लस आ बन के आ बनता है और अक हो जाता है, तो न प्लस अक बराबर होता है नायक, और इसमें होती है आपकी अयादि संधि। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सभी लोग बता रहे हैं सही है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न आने वाला है, पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ है। जल्दी कमेंट करिए, पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ है, दीर्घ, अयादि, गुड़ या यड़। कमेंट करिए, पवन में किस संधि का प्रयोग हुआ है, दीर्घ, अयादि, गुड़ या यड़। पवन होता है आपका प प्लस अन। ठीक है, पवन का संधि विच्छेद क्या होता है, प प्लस अन। तो अब इसमें भी क्या हो जाएगा, अयादि संधि। ऑप्शन नंबर बी आ रहा है यहाँ पे सही है। सुमन, नीलू सभी ने सही बताया है, अयादि संधि। पवन में अयादि संधि का प्रयोग होता है। ठीक है, किस संधि का, अयादि संधि का प्रयोग होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है यहाँ पे, प्रत्येक में कौन सी संधि है। क्या पूछा है यहाँ पे, प्रत्येक में कौन सी संधि है, गुड़, यड़, दीर्घ या अयादि। जल्दी से बताइए, प्रत्येक शब्द जो होता है उसमें कौन सी संधि होती है, प्रति प्लस एक इसका संधि विच्छेद होता है। प्रति प्लस एक जो है इसका संधि विच्छेद होता है। इसमें संधि पूछ रहे हैं आपसे कौन सी होती है, गुड़, यड़ या दीर्घ या बी। यहाँ पे अमित कुमार जी का आंसर बी आ रहा है, यड़ आपका बिल्कुल राइट आंसर है। यड़ संधि, प्रत्येक में यड़ संधि होती है।
ठीक है, थैंक यू। आपने यड़ संधि आंसर दिया है, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है, प्रत्येक में यड़ संधि होती है। ठीक है, नीलू जी भी बता रही हैं, सुमन जी भी बता रही हैं, सभी का आंसर यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न रहने वाला है यहाँ पे 91 क्वेश्चन है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? जल्दी से कमेंट करिए, चंद्रोदय में कौन सी संधि है? चंद्र प्लस उदय क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। चंद्रोदय का संधि विच्छेद होता है चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय है। और जो लोग नए हैं और ये टेलीग्राम की लिंक आपको दिख रही है तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहती है सभी क्लास की, जिससे आप सभी लोग जो हैं वो टाइम से लाइव क्लास में जुड़ जाएं। ठीक है, तो टेलीग्राम की लिंक यहाँ आपको कमेंट बॉक्स में नज़र आ रही है, आप जल्दी से टेलीग्राम को क्या कर लीजिए, ज्वाइन जरूर कर लीजिए, जिससे आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप टाइम से यहाँ से ज्वाइन हो सकेंगे हमारे साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें लाइव 9 PM जीके लुसेंट जीके की डोज चलती है पूरी। वहाँ पे आज आपकी 15 क्लासेस जो हैं वो होगी। ठीक है, क्या होगी? पूरी वहाँ पे 15 क्लास हो चुकी हैं और आज वहाँ पे आपकी 15वीं क्लास है। बाकी की 14 क्लास की प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पे डाल रखी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पे? गुण संधि। ठीक है, बी राइट है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है निष्कपट का संधि विच्छेद बताइए। निष्कपट का संधि विच्छेद बताइए। निश प्लस कपट, निशक प्लस पट, निशु प्लस कपट या निस प्लस कपट क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, इसका आंसर दीजिए जल्दी से सभी लोग। निष्कपट का संधि विच्छेद बताइए, क्या होगा निष्कपट का संधि विच्छेद? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? जल्दी कमेंट करिए, क्या होगा निष्कपट का संधि विच्छेद? नि विसर्ग कपट, निष्क प्लस कपट या ऑप्शन नंबर ए, बी, सी? तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर आ रहा है, डी निश प्लस कपट। ठीक है, क्या हो जाएगा? नि विसर्ग प्लस कपट आपका यहाँ पर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 92 का ए बिल्कुल राइट है। चलते हैं, अमित कुमार, सुमन, नीलू जी द्वारा सभी के द्वारा ए बताया जा रहा है, सभी का आंसर सही है, आप लोगों ने बहुत सही आंसर दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन, निषिद्ध, तुच्छ, कर्कश, खुरखुरा, जोड़ या मेल? जल्दी से बताइए कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर आपका राइट युग्म बना रहा है, सही बता रहा है। ठीक है, ए, बी, सी या डी? यहाँ पे कौन सा जो है वो सही है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, जल्दी कमेंट करिए। ऑप्शन नंबर ए, बी या सी, कौन सा विलोम युग्म सही है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए, बी, सी जल्दी कमेंट करिए, क्या होगा? किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? नूतन, पुरातन, निषिद्ध, तुच्छ, कर्कश का खुरकुरा या जोड़ या मेल? जल्दी कमेंट करिए किस विकल्प में सही विलोम युग्म है। तो यहाँ पे सही विलोम युग्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा नूतन का पुरातन। ठीक है, नूतन मतलब नया, पुरातन मतलब पुराना। ऑप्शन नंबर ए राइट है। सभी अमित कुमार, सुमन जी द्वारा बहुत सही आंसर आया है, सही है आप लोगों का आंसर। अगला है 94 प्रश्न पे हम आ गए हैं और 94 प्रश्न आपका ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है गुणात्मक वृद्धि होना, भूला हुआ दुख पुनः याद आना, असंभव बातों की कल्पना करना या उपद्रव मचाना। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ही अच्छा मुहावरा है ख्याली पुलाव पकाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से दीजिए। सुमन का यहाँ आंसर आ गया है सी, सभी का कमेंट आना चाहिए। ख्याली पुलाव पकाना मुहावरा क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे जो लोग भी सी आंसर दे रहे हैं सही है, असंभव बातों की कल्पना करना। ठीक है, अपने मन में ही लोग ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं, मतलब वो कुछ भी अपनी असंभव बातों की कल्पना करते रहते हैं। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला है स्थावर का विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर का विलोम शब्द पूछा है, जंगम, चेतन, सचल या चंचल? जल्दी कमेंट करिए। स्थावर एक शब्द दिया है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी स्थावर का होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, जंगम आपका राइट आंसर। ठीक है, स्थावर का क्या होगा? जंगम आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का क्या अर्थ है? ये एक लोकोक्ति है, बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए, इसका अर्थ आपसे पूछा है। रौब पहले ही दिन पड़ता है, बाद में नहीं। बुरा समय आते ही सचेत हो जाना चाहिए। भय का समन शुरू में ही कर देना चाहिए, या जिस व्यक्ति के आश्रम में रहना उसी को हानि पहुंचाना। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, डी क्या होगा इसका? 96 का बताइए। 95 का ए आपने बताया है अमित कुमार जी, सही है। 96 का आंसर बताइए। बिल्ली के पहले दिन ही मारना चाहिए, ऑप्शन नंबर 96 का यहाँ पे सी आ रहा है मेरे पास, बिल्कुल सही है। भय का समन जो है वो शुरू में ही कर देना चाहिए। ठीक है,
बिल्ली को पहले दिन ही मारना चाहिए का अर्थ होता है भय का समन जो है वो पहले दिन ही कर देना चाहिए। बिल्कुल सही है आपका अमित कुमार जी, आपका आंसर भी सही है, सुमन का आंसर भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगला यहाँ पे पूछ रहा है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, स्वल्प का संधि विच्छेद, सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प, स्व प्लस अल्प या स प्लस अल्प, जल्दी बताइए। स्वल्प का संधि विच्छेद, सु प्लस अल्प, सु प्लस अल्प, स्व प्लस अल्प या स प्लस अल्प। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन नंबर बी आ गया है सुमन का, सु प्लस अल्प राइट है आपका, ठीक है, बी राइट आंसर है, सु प्लस अल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है इति और इति का सही अर्थ भेद है। इति और इति, ठीक है, ये हैं आपके एक जैसे दिखने वाले शब्द, इनका अर्थ पूछ रहे हैं। इति और इति का सही अर्थ भेद है, पूर्णतया या इच्छा, पीड़ा, समापन, समाप्ति, विघ्न, प्रारंभ, विश्वास। जल्दी बताइए, जल्दी कमेंट करिए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी क्या होगा यहाँ पे, इति और इति का सही अर्थ भेद। ऑप्शन ए है पूर्णता इच्छा, बी पीड़ा समापन, सी समाप्ति विघ्न या डी प्रारंभ विश्वास। तो यहाँ पे इति और इति, ठीक है, तो यहाँ इति जो होता है वो होता है आपका समाप्ति, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट है, ठीक है। इति का होता है समाप्ति और इति होता है आपका विघ्न, ठीक है, समाप्ति और विघ्न, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इति और इति का अर्थ समाप्ति और विघ्न, ठीक है। कभी कहाँ कहीं पे आपको समाप्ति और आपदा भी दिख जाएगा, तो यहाँ पे समाप्ति और विघ्न आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आने वाला है 99 है और ये आपका आखिरी प्रश्न है, इसके बाद एक प्रश्न और होगा। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए, जल्दी बताइए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक, श्रद्धावान, भक्त या नास्तिक, जल्दी से कमेंट करिए। ईश्वर में विश्वास रखने वाला कौन होता है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी सभी का आना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए आ गया है, आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास रखता है वो आस्तिक, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है वो होता है आपका नास्तिक, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट है। अगला है श्वेत और स्वेद का अर्थ है, ठीक है, सिंपल से शब्द हैं श्वेत और स्वेद, इनका अर्थ आपको बताना है। ऑप्शन ए स्वच्छ और पसीना, सफ़ेद और मनमाना, सफ़ेद और पसीना या निजी और सफ़ेद, जल्दी से कमेंट करिए श्वेत और स्वेद का क्या अर्थ होगा। श्वेत और स्वेद लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करिए, सभी का आना चाहिए। श्वेत और सफ़ेद, सॉरी श्वेत और स्वेद, तो श्वेत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत जो होता है वो होता है सफ़ेद और स्वेद होता है वो होता है आपका पसीना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो रहा है, सफ़ेद और पसीना, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन, ठीक है, 100+ क्वेश्चन यहाँ पे हमने आज कराए हैं हिंदी के, जनरल हिंदी के। तो वीडियो कैसी लगी ये सभी लोग आप कमेंट करिए जल्दी जल्दी, ठीक है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पे नए हैं। हम यहाँ डेली आपके लिए 100+ क्वेश्चन लेके आएंगे जनरल हिंदी के, और साथ ही साथ मैंने बताया है कि 9 PM पर लुसेंट की क्लास चलती है, कंटिन्यू चलती है, बस संडे को ऑफ रहती है, तो आप सभी लोग वहाँ भी ज्वाइन करिएगा। वहाँ पे आपकी लुसेंट जीके जो है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होती है, इसलिए हमने लुसेंट जीके की सीरीज स्टार्ट की है। तो चलते हैं और फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। 9 PM पे जुड़ जाइएगा सभी लोग, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड गुड बाय।